सर आपने रेस्पिरेशन टॉपिक में डाला था, Yes, रेस्पिरेशन sir. क्वेश्चन आया नहीं, मिनरल न्यूट्रिशन के डाल दिया आपने। यस सर। कितने आ गए थे? यस सर। वैसे सर 2 ही थे, एक ही आया था सर। 2 थे 2। रेस्पिरेशन के भी तो डाले थे, एक आध दो होगा तो नहीं है। रेस्पिरेशन का कौन सर सा? उसके C4 भी से थे, था ये। एक वो पायरुवेट डी का कार्बोक्सिलेज वाला। नाइट्रोजन वाला सर एक बार वो कितने सर टेस्ट सक्सिनेट पेपर में एक बार वो डिहाइड्रोजनेज का भी था। सर वो एक बार मेल गैमेट्स वाला क्वेश्चन समझा दो जिसमें जो मैं डाउट था मेरा। 1600 में। अच्छा ओ अच्छा, वो ये आदित्य तुम्हारा ये था बेटा, मैं लिख देता हूँ यहीं पे। उसमें था कि कितने वो थे इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम और कितने पीएमसी थे, कुछ आइडिया याद है? 100 थे क्या? अच्छा सर वो डाइथिकस वाला। हाँ। 100 से 100 100 थे ना? तो एक यस सर 100। एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 100 पीएमसी हैं, ठीक है। तो वो पीएमसी 400 क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन्स, माइक्रोस्पोर। और 800 मेल गैमेट्स। हाँ, और पूरा का हाँ, और 8, क्योंकि एक पॉलन ग्रेन 2 मेल गैमेट बनाता है, तो 800 मेल गैमेट हो गए बाय 1 माइक्रोस्पोरेंजियम। तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम टेट्रास्पोरेंजियम होता है, 4 होते हैं, 4 × 800। अरे तुम कैसे कह रहे थे 1600 बताओ? सर एक पोलन को मेल गैमेट्स कह रहे हैं। हाँ तो, कर दिया था। हाँ तो मेल गैमेटोफाइट है वो, तो मेल गैमेटोफाइट है ना बेटा। चलो कोई नहीं। तो ठीक है। हाँ मैं समझ गया था तुम ये कुछ गड़बड़ कर रहे थे, पर आंसर सही हो गया था तुम्हारा। नहीं चलो ठीक है, कोई नहीं। स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है, और समझने की कोशिश करोगे तो समझ आएगा। क्लास अटेंड नहीं करोगे या दिक्कत हो जाएगी पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, 5th चैप्टर है हमारा। तो कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है बेटा यहाँ पे। तो पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं। जेनेटिक्स जो टर्म थी बैटसन ने दी थी, ये तो साइंटिस्ट का नाम है, याद ही करना होगा। जेनेटिक्स टर्म वाज गिवन बाय बैटसन। जेनेटिक्स होता क्या है? इट इज कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन का कलेक्टिव स्टडी है। मतलब हेरिडिटी क्या है? पहले हेरिडिटी क्या होती है बेटा? सपोज करो कि कोई ट्रेट है, सपोज करो एक स्टेट है कि एक फैमिली है, उसमें जो हाइट है, हाइट वाला जीन वो टॉल है, तो वो जो ट्रेट है वो फैमिली टू फैमिली चलती आ रही है। पेरेंट्स ने ऑफस्प्रिंग को दी, उन ऑफस्प्रिंग से उनके ऑफस्प्रिंग में गई, तो ये जो ट्रेट हेरिडिटी हो गया। मतलब उस फैमिली में जो हाइट टॉलनेस वाला जीन था वो हेरिडिटी है। ये हम कभी बोल देते हैं कि भाई इस फैमिली में डायबिटीज एक हेरिडिटी है। तो हेरिडिटी क्या होता है कि जेनेटिक करेक्टर का पास होना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। कोई भी जेनेटिक करेक्टर हो सकता है, आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, IQ। यस, IQ इज कंट्रोल्ड बाय द जीन्स, ठीक है। तो ये जितने भी जेनेटिक करेक्टर होते हैं, तो अगर वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास ऑन हो जाए तो इसलिए उसको बोलते हैं हम हेरिडिटी। तुम लोग मुझे आंसर करोगे, क्या कैंसर हेरिडिटी ट्रेट है, हेरिडिटी डिजीज है? यस सर। नहीं कैंसर नो सर। नहीं नो सर। बिल्कुल नहीं। कैंसर इज नो नॉट सर। अ हेरिडिटी डिजीज। कैंसर जो होती है वो हमें ड्यूरिंग द, भाई ऐसा थोड़ा होता है कि अगर पेरेंट्स को कैंसर है तो बच्चों को जरूरी होगा कैंसर, ये जो बेबी बॉर्न हुआ वो कैंसर से बॉर्न हुआ, नहीं। कैंसर जो होता है वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम में एक्वायर होता है बाय म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन होती है, अक्वायर्ड ट्रेट है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम म्यूटेशन होगा तो कैंसर होगा। ऐसा नहीं है कि अगर पेरेंट्स को कैंसर है किसी को तो बच्चे को भी कैंसर होगा, ये ऐसा सर नहीं है। पर ऐसा पॉसिबल है सर? लेकिन सक्सेबिलिटी या मतलब कि प्रोन, वो कैंसर के प्रोन होता है। ऐसा पॉसिबल है कि पेरेंट्स को कैंसर है तो जो उनके ऑफस्प्रिंग है वो कैंसर होने के प्रोन हो जाते हैं, दे आर ससेप्टेबल टू द कैंसर। एक है ली फ्रॉमी सिंड्रोम, इसको सर्च करना तुम, ली फ्रॉमी सिंड्रोम। एक ली फ्रॉमी सिंड्रोम होता है, ये कैंसर का टाइप है जिसमें कैंसर कैन बी इनहेरिट। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आता है, ये ली फ्रॉमी सिंड्रोम हमारे सिलेबस में है नहीं,
अगर कोई क्वेश्चन आता है कि क्या कैंसर इनहेरिट होगा, तुम बोलोगे नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ यस सर, प्रोन ऐसे जर्म सेल्स में हो जाए तो सर कैंसर उसमें तो हो सकता है। जर्म सेल में म्यूटेशन हो गई तो ऐसा नहीं है। देखो जर्म सेल म्यूटेशन हो गई तो जिस जीन में म्यूटेशन हो वो नॉन फंक्शनल हो गया, उसके कारण डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, लेकिन कैंसर नहीं होता। कैंसर क्या, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल, किसी सेल का हाँ सर, हाँ अनकंट्रोल्ड डिवीजन है ना। तो हाँ अब सर। अनकंट्रोल, हाँ, तो वो कैंसर नहीं कहलाएगा। जर्म सेल में म्यूटेशन होती है तो उससे सिंड्रोम्स होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, कैंसर नहीं होता ऐसे। ली फ्रॉमी सिंड्रोम होता है जिसमें हो सकता है, वो हमारे सिलेबस में है नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि क्या कैंसर जेनेटिक ट्रेट है, क्या वो इनहेरिट हो सकता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो तुम क्या बोलोगे, नहीं होगा, ठीक है। तो कैंसर इनहेरिट नहीं होता है। तो हेरिडिटी ट्रेट्स क्या होती हैं? हेरिडिटी ट्रेट्स वो होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो जाए। जैसे मैंने बताया, स्किन कलर, हाइट, आईज कलर, आईक्यू, बहुत सारे फिजिकल ट्रेट्स होती हैं, या जो भी बहुत सारी ट्रेट्स होती हैं, जेनेटिक ट्रेट्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मिलती है, उसको हेरिडिटी बोलते हैं। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन क्या होता है कि भाई सपोज करो पेरेंट्स हैं, फादर की हाइट 6 फीट है, मदर की हाइट 5.5 है, और जो ऑफस्प्रिंग है वो 6.4 है। तो भाई ये जो ऑफस्प्रिंग है, ना तो ये फादर जैसे हैं एकदम, ना मदर जैसे, थोड़ी हाइट बड़ी हो गई, तो ये वेरिएशन है। और हो सकता है 5.8 हो ऑफस्प्रिंग की, तो ये वेरिएशन होता है। वेरिएशन क्या होता है? ये जो जेनेटिक ट्रेट पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जाती हैं, उनमें वेरिएशन आ जाता है, उन ट्रेट में, वो ट्रेट एग्जैक्ट नहीं होती है, उनमें वेरिएशन आ जाता है। तो क्या बोलता है, इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज हैव सम डिफरेंसेस, दीज आर कॉल्ड वेरिएशन, तो उसको वेरिएशन बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज जेनेटिक्स। तो ये जो स्टडी होती है जीन्स को लेकर होती है, तो नाम जेनेटिक्स में जीन जो आ रहा है वो डेट इज इट इज रिलेटेड टू द जीन। तो जेनेटिक्स जो होता है वो किससे रिलेटिव होता है? हेरिडिटी और वेरिएशन। हेरिडिटी हमने पढ़ लिया, वेरिएशन हमने जान लिया, ठीक है। कुछ हिस्ट्री ऑफ रिसर्चेज इन जेनेटिक्स हैं, कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं, ये तो हमें पूरा फैक्चुअल वाला पार्ट हो गया। मैंडेल, ग्रॉगर जॉन मैंडेल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, बिल्कुल सही। बैटसन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, और मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ये थोड़ा नाम है, एक बार रीड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इन्होंने, मॉर्गन ने क्या काम किया था, ये आगे पढ़ेंगे अभी। आर्कीबाल्ड गेरार्ड, ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर है ये, इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे मैंडलिज्म पढ़ेंगे, मैंडल के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इस वाले पेज पे जो मैं देखा वो हेरिडिटी और वेरिएशन इंपॉर्टेंट था, और जेनेटिक्स टर्म वाज कॉइन्ड बाय बैटसन। तो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जो मेंडेलियन जेनेटिक्स होती है, 3 टाइप की जेनेटिक्स हमें पढ़नी है। एक तो मेंडेलियन, प्री मेंडेलियन कंसेप्ट होता है, मेंडेलियन कंसेप्ट होता है, पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट होता है, ठीक है। प्री मेंडेलियन कंसेप्ट मतलब मेंडेल से पहले वाला कंसेप्ट। तो मेंडेल से पहले वाला कंसेप्ट तुम ना ये सर इवोल्यूशन में पढ़ाएंगे, इसमें थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, ठीक है, ये सब थ्योरीज हैं, ये सारी बकवास थ्योरीज आती हैं इसमें प्री मेंडेलियन कंसेप्ट में। तो तुम लोग सर एक बार बताएंगे, तुम इवोल्यूशन से पढ़ाएंगे। मेंडेलियन कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, ये हमें पढ़ना है मेंडेलियन कंसेप्ट। पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो मेंडेल ने जो कहा वो पढ़ेंगे, और जो पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे, कि मेंडेल के बाद भी जो चीजें आई वो क्या क्या चीजें थी, वो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मेंडेलियन कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। मेंडेलियन कंसेप्ट, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ, मेंडेलियन कंसेप्ट, ठीक है। तो मेंडेलियन कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मेंडेलियन की बात अगर हम करें, मेंडेलियन का पूरा नाम लिख देते हैं पहले, ग्रॉगर। भाई मेंडेल के बारे में जानेंगे पहले, तभी तो पढ़ेंगे इनको। ग्रॉगर जॉन मेंडल, 1822 टू 1884, याद रखना होगा, एनसीईआरटी में है, ठीक है। 1882 में बर्थ हुआ और 1884 में इनकी डेथ हुई। इनका जो बर्थ, भाई इनकी कहानी जान लो थोड़ा। इनका बर्थ हुआ था सिलिसियन वैली में। सिलिसियन वैली में एक विलेज था, विलेज का जो नाम है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हैंजेंड्रॉफ विलेज, ऑस्ट्रिया में है ये। तो यहाँ पे इनका बर्थ हुआ था बेटा, ठीक है। इनके बारे में सुनना जरा। ये फिलोसफी, इन्होंने फिलोसफी पढ़ी थी अपने पहले लाइफ में ना, फिलोसफी पढ़ी। फिलोसफी पढ़ने के बाद ये प्रीस्ट बन गए, प्रीस्ट, चर्च में प्रीस्ट बन गए, ठीक है। और चर्च में प्रीस्ट बन गए। इन्होंने
फिर हाँ चर्च में प्रीस्ट बन गए। फिर इन्होंने 1851 में 1851 में यूनिवर्सिटी ऑफ वियना को ज्वाइन किया था, ठीक है। और वहां पे इन्होंने बॉटनी एंड फिजिक्स, बॉटनी भी पढ़ी और फिजिक्स भी पढ़ी 1851 में, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में इन्होंने बॉटनी और फिजिक्स भी पढ़ी और बॉटनी भी पढ़ी। आगे देखते हैं। उसके बाद इन्होंने ये टीचर बन गए, फिजिक्स के टीचर बन गए। उसके बाद ये बॉटनी के नहीं बने, किसके टीचर बन गए? फिजिक्स के टीचर बन गए, फिजिक्स के भाई, ठीक है। अब फिजिक्स के टीचर बन गए। अब इन्होंने क्या काम किया, इनको इंटरेस्ट बॉटनी में तो बहुत था, इन्होंने अपना कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। ये जो मैं डेट लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, 1856 से 1863, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर दिया। 7 इयर्स, ये नीट का क्वेश्चन है, ये पिछले साल का है, पिछले साल का। 1856 टू 1863, 7 इयर्स इन्होंने रिसर्च करी और एक बुक लिख दी, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो भाई मेंडल के बारे में हम जो देख रहे हैं, इनका फिलॉसफी पढ़ी, प्रीस्ट बन गए, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में, डबल एन आएगा वियना में, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में बॉटनी और फिजिक्स पढ़ी इन्होंने। फिर 1856 से 1863 इन्होंने भाई टीचर भी बन गए थे फिजिक्स के, लेकिन इनको बॉटनी में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो इन 7 इयर्स इन्होंने रिसर्च करी पी प्लांट पे और बुक लिख दी, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो वो रिसर्च किस पे करी थी? पी प्लांट पे, ठीक है। तो इन्होंने 1863 तक इनकी फाइंडिंग्स आ गई थी और 1865 में इनकी जो पब्लिकेशन, ये बुक पब्लिकेशन हो गई थी, बुक पब्लिश हो गई थी, ब्रोन नेचुरल साइंस सोसाइटी, ये इस सोसाइटी ने पब्लिश करी थी, ब्रोन नेचुरल साइंस सोसाइटी ने पब्लिश की थी इनकी बुक, ठीक है। अच्छा, ये सब वही बातें। और 1884 में इन बेचारों की डेथ हो गई थी। जब इनकी डेथ हुई थी तो लोग बाग इनको जानते ही नहीं थे, इन्होंने सारा काम कर दिया, पी प्लांट पे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट पे बुक लिख दी, लेकिन इनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली, इनको कोई जानता ही नहीं था। तो इनको कोई जानता नहीं था, कारण क्या था? तो नेक्स्ट जो मैं लिखता हूँ, रीजंस फॉर नेग्लेक्ट ऑफ मेंडल, रीजंस ऑफ नेग्लेक्ट। डार्विन का शब्द ज्यादा था शायद कुछ, तो डार्विन फिलॉसफी में रखता था कुछ। हाँ सुनो, रीजंस ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ मेंडल, भाई क्या कारण था ये नेग्लेक्ट मिली इनको? पहला पॉइंट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, न्यूज़पेपर नहीं थे, ये सब, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम कम्युनिकेशन नहीं था, तो पहला कारण। दूसरा कारण, जो सबसे बड़ा कारण था, time was dominated by evolutionary biologist, time was dominated by evolutionary biologist जिनका नाम था डार्विन, चार्ल्स डार्विन। एक्चुअली इवोल्यूशनरी बायोलॉजी फिलोसफर ज्यादा थे डार्विन, इनकी फिलोसफी थी ज्यादा। ये इन्होंने इवोल्यूशन के बारे में तो क्या, दूसरों से ये वो हो जाते थे, प्रेरित हो जाते थे, जैसे वैलेस के चार्ट से प्रेरित हो गए थे, फिर उन्होंने अपनी बुक छाप दी। तो डार्विन को इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। डार्विन की एक बुक आई थी 1859 में, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज थी बुक, भाई स्पीशीज का कैसा ओरिजिन हुआ, कैसे ओरिजिन स्पीशीज, नई नई स्पीशीज बनी, तो ये सब था। मतलब जो जितने भी इनके सारा थ्योरेटिकल फॉर्म में था, लिटरेचर के फॉर्म में था, थ्योरी थी सारी, तो लोग बाग पढ़ते थे इनको और इजीली अंडरस्टैंड कर लेते थे। और सब उस एरा में डार्विन डार्विन कहते थे, डार्विन 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 का इतना नाम था, ठीक है। और इनका मेंडल का एक्सपेरिमेंट देखो 1856 टू 1863, और डार्विन को देखो, ये एरा मैच हो रहा है। मेंडल उस वक्त जो अपना एक्सपेरिमेंट करते थे, उन्होंने मैथ्स यूज करते थे, तो जो उनका मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, तो यूज ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स
मैथमेटिकल कंसेप्ट, मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल बोल सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स में आती है। स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट वाज नॉट एक्सेप्टेड, तो लोगों को समझ ही नहीं आया भाई। मैथ, बायोलॉजी में, बॉटनी में मैथ्स, तो लोग बाग ऐसे बोलते थे बॉटनी में मैथ्स आ गई, ये क्या बोल रहे हैं, तो ये स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं, तो लोगों ने उनको नेग्लेक्ट ही कर दिया। लेकिन 1859 में जो डार्विन की बुक थी भाई, लिटरेचर था पूरा, थियोरेटिकल फॉर्म में थी, उनको इंटरेस्ट आने लगा, तो वो टाइम बहुत डोमिनेट था चार्ल्स डार्विन का, ठीक है। तो मेंडल को नेग्लेक्ट मिलने का कारण ये भी था कि भाई मैथमेटिकल कंसेप्ट का यूज करना। एक और कारण, उस समय उन्होंने म्योसिस एंड फर्टिलाइजेशन को यूज किया था। म्योसिस एंड फर्टिलाइजेशन, म्योसिस एंड फर्टिलाइजेशन, पर ये जो फिनोमिना थे म्योसिस और फर्टिलाइजेशन, उस वक्त तक ये डिस्कवर ही नहीं हुए थे। म्योसिस एंड फर्टिलाइजेशन वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। भाई म्योसिस तो डिस्कवर ही नहीं हुआ था, और ये म्योसिस को यूज करते थे, म्योसिस के कारण रिडक्शन डिवीजन हुआ, ये ऐसा बोलते थे। लोग बाग समझ ही नहीं आया कि आप बकवास कर रहे हैं मेंडल। पांचवा पॉइंट, वो जीन्स तो नाम नहीं लेते थे, वो जीन्स का नाम नहीं लेते थे, जीन्स की जगह वो फैक्टर बोलते थे, फैक्टर या एलिमेंट, और ये उस वक्त डिस्कवर ही नहीं हुए थे। फैक्टर या जीन्स वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। और वो अपने एक्सपेरिमेंट में फैक्टर फैक्टर चिल्लाते थे मेंडल, और फैक्टर मतलब जीन्स, मेंडल जीन्स नहीं बोलते थे, जीन्स तो बैटसन ने टर्म कॉइन की थी, मेंडल फैक्टर बोलते थे। और लोग फैक्टर जब डिस्कवर ही नहीं हुए थे तो लोग बाग कहते थे क्या बोल रहे हैं ये, तो मेंडल को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट मिली। तो ये कारण थे मेंडल को नेग्लेक्ट होने का। एक तो कम्युनिकेशन नहीं था, टाइम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से डोमिनेट था, ठीक है, जैसे 1859 में बुक आ गई थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। मैथमेटिकल कंसेप्ट या स्टैटिस्टिक्स को यूज करना अपने एक्सपेरिमेंट्स में लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। म्योसिस और फर्टिलाइजेशन उन्होंने यूज किया था, मेंडल ने यूज किए थे फिनोमिना, लेकिन ये डिस्कवर ही नहीं हुए थे उस समय तक। जीन्स या जीन्स, मेंडल जीन्स ना बोल के फैक्टर बोलते थे, और फैक्टर भी डिस्कवर्ड नहीं थे, लोगों को समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। तो यही कारण था मेंडल को नेग्लेक्ट मिलने का। तो मेंडल को नेग्लेक्ट बहुत मिली। उसके बाद सुनना, उसके बाद 1900 में इन लॉज ऑफ मेंडल were rediscovered independently, ध्यान रखना, independently by three scientists। तो कौन कौन से साइंटिस्ट लिख देते हैं, कार्ल कॉरेंस, एरिक वॉन थिस्मैक और ह्यूगो वेरीज। इन तीन साइंटिस्टों ने इंडिपेंडेंटली मेंडल के लॉस को रीडिस्कवर किया, और 1900 के बाद 1901 में मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोल दिया गया। फादर ऑफ, इनका काम इतना सराहाया गया इन तीन साइंटिस्टों ने, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स ही बोल दिया मेंडल को। लेकिन अब क्या विडम्बना फायदा? ये, हाँ विडम्बना ये रही कि वो 1884 में डाई कर गए चल थे, बसे। चल बस थे वो। लेकिन उनको रिकॉग्निशन मिली मरने के बाद, चलो कोई नहीं, हम लोग याद रखते हैं मेंडल को। तो ये थी मेंडल की कुछ कहानी। तो मेंडल की कहानी क्या थी, एक बार देखते हैं भाई। पोस्ट प्री मेंडल कंसेप्ट इवोल्यूशन में बताएंगे सर, मेंडल कंसेप्ट और पोस्ट मेंडल कंसेप्ट डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। मेंडल कंसेप्ट, मेंडल के बारे में भाई सर लगा देते हैं इनके नाम के आगे, सर ग्रॉगर जॉन मेंडल 1822 टू 1844, इनकी कुछ कहानी थी भाई, ठीक है। रीजन नेगलेक्ट क्यों मिला देखा हमने। इन ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किन तीन साइंटिस्टों ने इनका वर्क को रिडिस्कवर किया था। तीन साइंटिस्ट का नाम थोड़ा याद रखना पड़ेगा, कार्ल कॉरेंस, एरिक वॉन थिस्मैक और ह्यूगो वेरीज। एक ये जो कार्ल कॉरेंस थे जर्मन थे, जर्मन। एरिक वॉन थिस्मैक ऑस्ट्रिया के थे, और ये जो ह्यूगो वेरीज है हॉलैंड के थे। खैर इतना नहीं पूछना हमें। ये तीनों ने वर्क इंडिपेंडेंटली रिडिस्कवर किया, और 1901 में मेंडल वाज रिकॉग्नाइज्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है।
खैर आगे बढ़ते हैं। रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। अब कारण था कि इनको सक्सेस जो मिली उसका क्या कारण था, ठीक है। अब सुनना, रीजंस फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल क्या था सुनेंगे। मेंडल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन और टू कैरेक्टर एट अ टाइम अनलाइक हिज प्रीडिसेसर हु हैड कंसीडर्ड मैनी कैरेक्टर्स एट अ टाइम। देखो पहला कारण, मेंडल जो पढ़ते थे वो एक कैरेक्टर लेते थे या दो, एक कैरेक्टर या टू। मतलब अगर पी प्लांट को स्टडी कर रहे हैं तो पी प्लांट की इन्होंने हाइट देखी या सीड कलर देखा, या दो कैरेक्टर ले लिए, हाइट और सीड कलर। कई सारे कैरेक्टर एक साथ स्टडी नहीं किए थे, क्योंकि कई सारे स्टडी कैरेक्टर एक साथ स्टडी करेंगे तो दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी अभी आगे बढ़ेंगे, लिंकेज होगा। हाँ, तो मेंडल को सक्सेस मिलने का कारण पहला यही था कि मेंडल जो अपने एक्सपेरिमेंट में कैरेक्टर चूज करते थे पी प्लांट के, वो जो कैरेक्टर थे वो या तो एक कैरेक्टर चूज करते थे या दो। उनके प्रीडिसर्स मतलब जो पहले साइंटिस्ट क्या करते थे, कई सारे कैरेक्टर चूज करते थे। ये जैसे नाम है, कॉलर्यूटर टोबैको प्लांट पे रिसर्च कर रहे थे, जॉन गॉस एंड नाइट पी प्लांट पे, लेकिन हमें ये पढ़ना नहीं। जो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट मटेरियल चूज किया था, गार्डन पी जो चूज किया था, साइंटिफिक नेम क्या है गार्डन पी का भाई, बोलो। Bison sativa. Bison sativa. Bison sativa. यस, बाइसम सटाइवम। 2n equals to 14, 2n equals to 14 मतलब डिप्लॉइड है, और कितने क्रोमोसोम है, 14 है, ठीक है। डिप्लॉइड है, 14 क्रोमोसोम है इनमें, ठीक है। किस फैमिली में आता है, लेग्यूमिनेसी, ये पता ही हमें। तो हाँ, पी प्लांट को चूज किया। तो पी प्लांट एक एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट होते हैं क्या पता है तुम लोगों को, जो कि पूरे लाइफ में, अपनी लाइफ में एक बार फ्लावरिंग करते हैं, उसके बाद डाई कर जाते हैं, एक ही सीजन में ग्रो करते हैं ये। जैसे वीट हो गया, गेहूं, चावल हो गया, पैडी, विथ शॉर्ट लाइफ साइकिल 2 to 3 months। सो लार्ज। अच्छा देखो, एक कारण है, अब सुनो। सपोज करो एक साइंटिस्ट है, एक रिसर्चर है, मिस्टर शर्मा, और एक रिसर्चर है मिस्टर सिंह। मिस्टर शर्मा का रिसर्च मटेरियल है एलिफेंट, मिस्टर सिंह का रिसर्च मटेरियल पी। अब ये हेरिडिटी ऑफ वेरिएशन स्टडी कर रहे हैं भाई। भाई एलिफेंट को उन्होंने कुछ म्यूटेशंस दी, और जब इनकी ऑफस्प्रिंग आने का वेट करेंगे, जब ऑफस्प्रिंग आएगी तभी तो वो देखेंगे ऑफस्प्रिंग में क्या हेरिडिटी हुई या क्या वेरिएशन आ रही है। लेकिन जो पी प्लांट है, पी प्लांट पे उन्होंने कुछ म्यूटेशन दिया। पी प्लांट 2 से 3 महीने में पूरी लाइफ साइकिल ही कंप्लीट कर लेता है। तो ऑफस्प्रिंग जो होती है बहुत जल्दी आ जाती है पी प्लांट की, तो जल्दी ऑफस्प्रिंग को जल्दी से स्टडी कर पाएंगे। तो मिस्टर सिंह की रिसर्च बहुत जल्दी होगी। मिस्टर शर्मा की जो ऑफस्प्रिंग आती है एक ही आती है, तो वेरिएशंस नहीं देख पाएंगे। लेकिन पी प्लांट में जो ऑफस्प्रिंग्स आ रही हैं, जो सीड्स बन रही हैं, वो कई सारी बन रही हैं। तो भाई कुछ सीड्स टॉल हो रही हैं, कुछ सीड्स ड्वार्फ हो रही हैं, तो वेरिएशन क्या क्या आ रही है वो अच्छे से स्टडी कर सकते हैं मिस्टर सिंह। लेकिन मिस्टर शर्मा को तो दिक्कत है कि ऑफस्प्रिंग में क्या ही वेरिएशन देखेंगे। तो मेंडल को सक्सेस होने का कारण यही था कि जो पी प्लांट का जो शॉर्ट लाइफ साइकिल 2 से 3 महीने की थी, और लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कैन बी एनालाइज विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऑफस्प्रिंग ज्यादा होती थी जिसके कारण उसको एनालाइज कर पाते थे शॉर्ट टाइम में। मैनी कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, ये हम पढ़ेंगे। 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होती हैं पी प्लांट में। भाई हाइट हो, टॉलनेस हो गई, उसकी हाइट हो गई पी प्लांट की, सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, ठीक है। बहुत सारी कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर। हाँ, पॉड का कलर, पॉड की शेप, ठीक है। ये सब कंट्रास्टिंग ट्रेड अच्छी खासी थी। नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रेजेंट पी प्लांट, क्योंकि पी प्लांट जो होता है बायसेक्सुअल होता है। बायसेक्सुअल होता है तो पॉलिनेशन भी हो सकता है आराम से। क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी परफॉर्म इन इट आर्टिफिशियली, सो हाइब्रिडेशन कैन बी मेड पॉसिबल। भाई इमैस्कुलेशन याद करो, याद है? Yes, sir. And bagging. Answer निकाल देंगे उसका। प्लांट के अंदर निकाल दिया। हाँ, मेंडल इमैस्कुलेशन बहुत ज्यादा करते थे, बहुत ज्यादा, इसलिए उनको प्लांट सर्जन भी बोला गया है। मेंडल वाज रिगार्डेड एज प्लांट सर्जन ड्यू टू दिस, बिकॉज वो इमैस्कुलेशन इतना करते थे बहुत, जिसके कारण वो डिजायर्ड पॉलन को पॉलिनेट करा पाते थे। तो इतना ज्यादा इमैस्कुलेशन करते थे, इसलिए उनको प्लांट सर्जन बोला गया है, ठीक है। तो
pea plant is easy to cultivate, ठीक है। pea seeds are large in addition to pea Mendel work on rajama and hawkweed, ये हम पढ़ेंगे। Mendel, अच्छा, Mendel quantitatively analyze the inheritance of qualitative characters। qualitative characters क्या होते हैं, मैं जस्ट अभी आगे आ रहा हूँ। इन्होंने मेंडेल ने स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड अपने एक्सपेरिमेंट के मेंटेन रखे, 7 कैरेक्टर चूज किए थे, ये भी डिस्कस करते हैं आगे। अब सुनो जरा, यहाँ पे सुनना। मेंडेल जो अपना स्टडी करते थे, तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ मेंडेल के बारे में, तुम्हें याद रखने। पॉइंट्स ऑफ मेंडेल एक्सपेरिमेंट, तो कुछ तुम्हें याद रखना है मेंडेल के पॉइंट, कुछ एक्सपेरिमेंट के तो मैं बता रहा हूँ, तो तुम्हें याद रखने। मेंडेल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म पे किया था। तो मेंडेलिज्म के लिए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का होना जरूरी है, हैप्लॉइड पे नहीं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। इन्होंने जो स्टडी किया था वो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स थे, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, नॉट क्वांटिटेटिव। इसका मतलब क्या होता है, सुनेंगे। क्वांटिटेटिव, देखो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं देखेंगे। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स वो होते हैं जिनमें अब्रप्ट चेंज है। कैरेक्टर्स शोइंग अब्रप्ट चेंजेस, जैसे प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है, बस या तो टॉल है या ड्वार्फ है, मीडियम हाइट कुछ नहीं है। लेकिन ह्यूमंस में भाई 6 फीट, 6.4, 6.5, 5.8, तो ये जो हमारा जो हाइट का जीन है वो क्वांटिटेटिव है, मतलब कई सारे कैरेक्टर शो कर रहा है। लेकिन क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स वो होते हैं जो केवल 2 ही होते हैं, टॉल और ड्वार्फ। सीड कलर अगर देखें, येलो और ग्रीन, येलो है या ग्रीन है, कोई और कलर है ही नहीं, ठीक है। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स वो होते हैं जिनमें अब्रप्ट चेंज है, टॉल है तो, और एक सीधा ही ड्वार्फ आ गया, कोई बीच का है ही नहीं, मीडियम हाइट तो है ही नहीं। तो वो कैरेक्टर जिनमें कोई मीडियम कैरेक्टर नहीं होता है, केवल अब्रप्ट 2 कैरेक्टर्स ही मिलेंगे जनरली, तो उनको क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स बोला जाता है। लेकिन ऐसे जैसे हम लोगों का स्किन कलर देखो, वेरी फेयर, फेयर, ठीक है। मुलैटोज होते हैं, मुलैटोज जो होते हैं, ठीक है, और जो एक्सट्रीमली डार्क होता है नीग्रोज। तो स्किन कलर बहुत ज्यादा वेरी कर रहे है ना। तो ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है। तो हमारा स्किन कलर क्या है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। लेकिन मेंडेल ने जो स्टडी किया वो क्या स्टडी किए थे, क्वालिटेटिव कैरेक्टर स्टडी किए थे। तो मेंडेल ने जो स्टडी किया था वो क्वालिटेटिव कैरेक्टर स्टडी किया था, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर नहीं स्टडी किया। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स का मैं एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स जैसे स्किन कलर हम लोगों का, ठीक है, स्किन कलर, हाइट हम लोगों की, हाइट ह्यूमंस। तो मेंडेल ने जो स्टडी किया था वो क्वालिटेटिव कैरेक्टर स्टडी किया था, ध्यान रखेंगे, जो अब्रप्ट चेंज शो करते हैं। तीसरा पॉइंट, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, इसका क्या मतलब है, सुनना। मोनोजेनिक इनहेरिटेंस मतलब वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, वन जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर। मतलब एक जीन है और एक जीन एक कैरेक्टर को शो कर रहा है। जैसे हाइट का जीन है, हाइट का जीन है, तो वो क्या शो कर रहा है, कैरेक्टर, हाइट का कैरेक्टर शो कर रहा है। तो इसको बोलते हैं मोनोजेनिक। तो जितने भी क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे मोनोजेनिक होते हैं। तो ध्यान रखना, मोनोजेनिक क्या होता है बेटा, मोनोजेनिक एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें एक जीन एक कैरेक्टर को शो करेगा। लेकिन जो जितने भी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मैं तुम लोगों को बताऊं, हम लोगों का स्किन कलर, जो हम लोगों का स्किन कलर है बेटा, ट्रेट तो एक ही है, वो दिस स्किन कलर इज रेगुलेटेड बाय द 3 जीन। 3 जीन मिलकर स्किन कलर बनाते हैं, तो ये पॉलीजेनिक हो गया। हम लोगों की जो हाइट होती है ना, हाइट, उसके लिए 5 जीन इन्वॉल्व होते हैं।
तो ये भी क्या हो गया, पॉलीजेनिक। हम लोगों का जो आईक्यू होता है ना, आईक्यू 25 जीन इन्वॉल्व होते हैं, तो ये भी क्या हो गया, पॉलीजेनिक। तो कई सारे जीन मिलकर केवल एक ट्रेट को रेगुलेट कर रहे हैं, तो ये जो ट्रेट होती है इसको पॉलीजेनिक बोलते हैं। पॉलीजेनिक हमेशा और हमेशा क्वांटिटेटिव कैरेक्टर को शो करती है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर को शो करेगी। और मोनोजेनिक जो होते हैं, जो मोनोजेनिक होगा, मोनोजेनिक वो हमेशा और हमेशा क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को शो करते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को शो करते हैं। तो मेंडेल ने क्या पढ़ा था, मेंडेल ने डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म पे अपने रिसर्च किया था, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को स्टडी किया था इन्होंने, और तीसरा मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मोनोजेनिक इनहेरिटेंस उन्होंने स्टडी किया था। और चौथा पॉइंट थोड़ा याद रखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना जरूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना जरूरी है, तभी तो वेरिएशन और हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 4 पॉइंट है मेंडल के एक्सपेरिमेंट के लिए, तो तुम लोगों को याद रखने, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, क्वालिटेटिव कैरेक्टर, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये 4 पॉइंट्स थे मेंडल के एक्सपेरिमेंट के, तो हम लोगों को थोड़ा याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे सुनना, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। मेंडेल ने, भाई हमें पता था उनका एक्सपेरिमेंट मटेरियल पाइसम सटाइवा में 2n = 14 किस फैमिली में आता है, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी फैमिली में आता है। ठीक है, इसको फिबेसी भी बोलते हैं, फिबेसी। सब फैमिली क्या है इसकी, सब फैमिली, हाँ, फैमिली की पैपिलियोइडी। ठीक है, ये पाइसम सटाइवन था उनका एक्सपेरिमेंट मटेरियल जो। लेकिन पाइसम सटाइवन गार्डन पी को चूज करने से पहले उन्होंने प्लांट चूज किया था हेरार्शियम, हेरार्शियम। इसको हॉकवीड बोलते हैं, हॉकवीड। ये जो प्लांट था ना, ये एपोमिक प्लांट था, एपोमिक। एपोमिक मतलब एपोमिक से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद करो। मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, तो लेकिन अभी हमने पीछे जाना कि मेंडेल के एक्सपेरिमेंट के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना जरूरी है, तभी हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो प्लांट था हेरार्शियम, शो करता था एपोमिक से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उनके रिजल्ट्स ही नहीं आए, तो उन्होंने हेरार्शियम प्लांट को छोड़ दिया, रिजल्ट्स ही नहीं आए थे। नेक्स्ट उन्होंने एक और चूज किया था। तो मेंडल को सपना थोड़ी ना था कि भाई गार्डन बी को चूज करो रिजल्ट आएगा, नहीं। उन्होंने पहले ये हॉकवीड चूज किया, फिर उन्होंने चूज किया डॉलिकोस, इन दोनों बुक्स में लिखा नहीं है, डॉलिकोस लब, बीन्स बोलते हैं, ब्रॉड बीन्स, बीन्स है ये इनका जो फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग विशिया फ्लावर, हाँ क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव करेक्टर है। तो क्वांटिटेटिव करेक्टर मतलब पॉलीजेनिक। लेकिन मेंडेल इनहेरिटेंस में हमने देखा था, क्या देखा था, मोनोजेनिक। तो भी इनके रिजल्ट्स नहीं आए थे, तो इसलिए इन्होंने जो चूज किया, उन्होंने पाइथन से टाइम चूज किया गार्डन पे, और यही उनका एक्सपेरिमेंट मटेरियल था। उन्होंने इससे पहले ये भी चूज किए थे। ठीक है, तो ये हमें नहीं पढ़ना है आगे। और नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं टर्मिनोलॉजीज यूज इन जेनेटिक्स। अच्छे से समझेंगे, या टर्म्स यूज इन जेनेटिक्स। टर्म्स यूज इन जेनेटिक्स, ठीक है। तो कुछ टर्म्स यूज होती हैं, तो उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले जो टर्म यूज होगी, जीन्स। जीन्स जीन्स टर्म जॉनसन ने दी थी, जैसे मैंने बताया, जॉनसन ने दी थी 1909 में। तो और मेंडल के एक्सपेरिमेंट तो 1856 से 1863 था, तब तक तो हो ही नहीं थे डिस्कवर्ड जीन्स। लेकिन मेंडल जीन्स को क्या बोलते थे, फैक्टर या फिर एलिमेंट, यस। ठीक है, तो जीन्स क्या है, इट इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, इट इज अ यूनिट of heredity. It is a unit of heredity which transfers traits from parents to offspring. From parents to offspring. तो बेटा
ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रेड्स को पास करते हैं। तो जीन्स क्या है? जीन्स एक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। तो यही इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हमारे जेनेटिक ट्रेड्स को पास ऑन कर देते हैं। तो यही जीन्स है। तो जीन्स का हमने पढ़ा। मेंडल जीन्स नहीं बोलते थे, मेंडल क्या बोलते थे? फैक्टर या एलिमेंट। नेक्स्ट सेकंड जो पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं एलील्स। एलिलोमॉर्फ भी बोलते हैं, एलिलोमॉर्फ, एलील्स या एलिलोमॉर्फ। ठीक है। एलील्स जो टर्म दी थी वो बैटसन ने दी थी। ठीक है। तो एलील्स क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन मतलब भाई एक जीन है प्लांट, पी प्लांट में हाइट का, पी प्लांट में एक जीन है, जी हाइट को डोनेट करता है। तो ये जो जीन है ना, इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, या तो ऐसा होगा या ये ऐसा होगा या ये ऐसा होगा। तो ये जीन्स है हमेशा दो फॉर्म में है। तो ये जो इसकी फॉर्म है, मतलब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों एक ही जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। तो इसको हम अलील्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अलील्स। तो अलील्स क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन, सेम जीन। ठीक है, ध्यान रखना, हाइट के लिए जो सेम जीन, एक ही जीन है, उसके एलील्स दो हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन है। तो अलील्स ये होते हैं, एक स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी एक अलील्स हैं। ठीक है। तो इनको एलिलोमॉर्फ्स भी बोला गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा जीनोटाइप। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये जो एलील्स होते हैं ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। एलील्स या फिर जीन्स को के बारे में भी बोल सकते हैं, आर प्रेजेंट या आर लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन, या फिर सेम पोजीशन को लोकस भी बोलते हैं, सेम पोजीशन ऑफ सेम पोजीशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। इसका क्या मतलब है समझेंगे। ओके, सपोज करो एलील्स की बारे में बात कर रहे हैं, मैं जीन्स यहाँ से पहले हटाता हूँ। ठीक है, सपोज करो क्रोमोसोम नंबर 9 है एक। ठीक है, यहाँ पर एक अलील है कैपिटल टी। तो इस जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम, उसकी सेम पोजीशन पे, सेम लोकस पे इसी जीन का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म हो सकता है। ठीक है, वो स्मॉल टी कैपिटल टी कुछ भी हो सकता है। तो जो अलील्स होते हैं, ऐसा नहीं होगा क्रोमोसोम मैंने 9 लिया, ऐसे नहीं होगा कि भाई जो अलील्स सेम जीन के अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे, कि भाई एक जीन है उसका अलील कैपिटल टी है और उसका दूसरा अलील जो स्मॉल टी है वो क्रोमोसोम नंबर 8 पे हो। ऐसा नहीं पॉसिबल। वो हमेशा कहाँ पे होंगे? वो हमेशा होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम पे। थोड़ा याद रखना है। तो अलील्स आर प्रेजेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अलील्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस ऑफ या ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो थोड़ा ये याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं हम, वो पढ़ने जा रहे हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप, तो तुम लोगों को पता ही है जीनोटाइप, तुम लोगों ने सब 10th क्लास में पढ़ा था बेटा। तो जीनोटाइप में बता देता है फटाफट से। इट इज जेनेटिक इट इज अ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे लाइक कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये सारे जीनोटाइप्स हैं। तो जीनोटाइप्स मतलब जो जीन्स को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जीन्स को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, वो जीनोटाइप है। एक होता है फिनोटाइप। फिजिकल अपीयरेंस। वेरी गुड। फिनोटाइप, फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, जो कि विजिबल है, विच इज विजिबल, विच इज विजिबल।
जैसे भाई टॉल है, अगर कोई प्लांट टॉल है या कोई ड्वार्फ है तो हम ये देख पाते हैं ना भाई, फिजिकल अपने देख लेंगे टॉल है ड्वार्फ है, लेकिन जीनोटाइप थोड़ा ना दे सकते हैं। टॉलनेस कैपिटल या कैपिटल स्मॉल टी की वजह से हो सकता है, तो हम ये देख थोड़ा ना पाएंगे देख कर कि भाई इस प्लांट में कैपिटल टी है स्मॉल टी है, या कैपिटल टी है। तो जीनोटाइप को हम देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन फिनोटाइप को हम देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बड़ा प्लांट है छोटा। बड़ा किस वजह से, इस वाले जीनोटाइप की वजह से, इस वाले जीनोटाइप की वजह से, ये नहीं पता लगा पा सकते देख के हम। तो विजिबल कौन सा होता है, फिनोटाइप। तो पी से फिनोटाइप और पी से फिजिकल अपीयरेंस जो विजिबल होती है, तो ये हमारा फिनोटाइप हुआ। नेक्स्ट बेटा, एक जो होता है, एक होता है जीनोकॉपी। ये जीनोकॉपी क्या होता है, क्या होता है सुनना जरा। सेम जीनोटाइप, सेम जीनोटाइप बट डिफरेंट फिनोटाइप। ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखो से एग्जांपल, जो जीनोटाइप होते हैं ना बेटा, जीनोटाइप पे एनवायरनमेंट का असर आता है, फिर वो कोई फिनोटाइप देता है। भाई सपोज करो एक इंडिविजुअल है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, और एक इंडिविजुअल ये रहा। इसका स्किन कलर के लिए जो जीनोटाइप ये है, इसका स्किन कलर के लिए जीनोटाइप यही है, सेम, ठीक है। ये जो इंडिविजुअल है ना, ये घर में रहता है बंद, घर में काम है, ऑफिस भी जो उसका है एयर कंडीशन ऑफिस, घर में रहना, Work from home. हाँ वर्क फ्रॉम कर रहा है, ये लग्जरी है, ठीक है। ये कोविड-19 की दुनिया का इंसान है। ये जो है ना, बेचारे को उसको सन में भी काम करना पड़ता है, सूरज में, सर ये ठीक अभी है। चाइना में है। हाँ ये चाइना में चल रहा है, ठीक है। ले अब देखो, ये जो है जीनोटाइप तो सेम है, लेकिन जो स्किन कलर होगा ना बेटा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। ये जो इस जीनोटाइप का जो ये जो है इंडिविजुअल, ये भाई एयर कंडीशन में घर में रह रहा है अच्छे से, तो इसका जो ये जो स्किन कलर होगा और इसका जो स्किन कलर होगा उसमें डिफरेंस होगा। तो इसका जो फिनोटाइप होगा और ये जो इसका फिनोटाइप होगा, दोनों का डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि एनवायरनमेंट अलग अलग है, क्योंकि एनवायरनमेंट क्या है, अलग अलग। तो एनवायरनमेंट अलग अलग है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा जीनो कॉपी। इसको बोलते हैं जीनो कॉपी, इसको इसलिए बोलते हैं जीनो कॉपी। तो जीनो कॉपी क्या है? सेम जीनोटाइप बट डिफरेंट फिनोटाइप। जीनोटाइप दोनों का सेम है, लेकिन फिनोटाइप डिफरेंट हुआ, क्योंकि ये इंडिविजुअल कैसा है, ये इंडोर में रहता है और ये इंडिविजुअल ज्यादा सन में रहता है। तो इस कारण जो इसको बोलते हैं जीनो कॉपी। तभी तो बोलते हैं भाई, जो फेयरनेस क्रीम होती है वो बेकार है। क्यों बेकार है? वो जीनोटाइप को थोड़ा चेंज करेगी, वो टेम्परेरी इफेक्ट दिखाएगी। जीनोटाइप थोड़ा चेंज कर देगी फेयरनेस क्रीम, वो केवल एक टेम्परेरी एनवायरनमेंट है या टेम्परेरी इफेक्ट दिखाएगी, लेकिन वो परमानेंट फिनोटाइप को चेंज नहीं कर सकती। तो फेयरनेस क्रीम सारी बकवास। तो बेटा जीनो कॉपी हमने पढ़ लिया। जीनो कॉपी सेम जीनोटाइप पर डिफरेंट फिनोटाइप। दिस डिफरेंट फिनोटाइप ओनली अराइज ड्यू टू एनवायरनमेंट कंडीशन। ये टेम्परेरी होती है, चेंज हो सकती है, तो जिसको उसको बोलते हैं जीनो कॉपी। आगे बढ़ते हैं। तो अब एक कंडीशन होती है होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट क्या होती है। डोमिनेंट ट्रेट, अच्छा इससे पहले ना होमोजाइगस हेट्रोजाइगस पढ़ लेते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट, ठीक है, पढ़ते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस को हम प्योर बोल देते हैं। होमोजाइगस को क्या बोलते हैं? प्योर। ध्यान रखना प्योर यूज करूंगा मैं वर्ड। तो if both the alleles if both the alleles of a character, या फिर ट्रेट बोल सकते हैं,
आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों आइडेंटिकल, हाँ दोनों आइडेंटिकल है, उसको होमोजाइगस बोलते हैं। एक सर होता पर है एलील तो हेटेरोजाइगस, हमने ऑल्टरनेटिव के लिए ही लिया है, तो एलील कैसे यूज कर सकते हैं? एज ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन बोला है ना, एक ही जीन का ऑल्टरनेटिव फॉर्म है ना भाई, जीन था हाइट का, तो उसकी दो फॉर्म्स हो सकती हैं, ये एलील्स हैं। तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन, सेम जीन, तो इफ बोथ द एलील्स ऑफ अ करेक्टर आर आइडेंटिकल, अगर वो कोई जीन है, करेक्टर को एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है, मोनोजेनिक पढ़ रहे थे मेंडल, तो करेक्टर को जो कंट्रोल कर रहे हैं दोनों एलील्स के होंगे आइडेंटिकल, या तो ये होगा या ये, उसको होमोजाइगस बोलेंगे। हेट्रोजाइगस जो होगा, हेट्रोजाइगस को हम हाइब्रिड भी बोलेंगे, ध्यान रखना मैं वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे हाइब्रिड, ठीक है, तो उसको हेट्रोजाइगस बोलेंगे। तो ये जो हेट्रोजाइगस होगा, दोनों एलील्स जो होंगे वो कैरेक्टर के डिफरेंट होंगे, जैसे ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, डोमिनेंट ट्रेट, एक ऐसी ट्रेट expresses in homozygous as well as in heterozygous condition। अब इसको डिफाइन करते हैं, और इसको जो डोमिनेंट एलील होगा, डोमिनेंट एलील जो होता है उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। रिसेसिव ट्रेट जो कि हमेशा ट्रेट एक्सप्रेसेस इन होमोजाइगस कंडीशन ओनली, होमोजाइगस कंडीशन ओनली, ठीक है। जो एलील होता है रिसेसिव, उसको हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, मतलब स्मॉल लेटर से। ये तो मैंने कोई भी ले लिया, डोमिनेंट एलील को कैपिटल से और रिसेसिव को स्मॉल से। अब इसका क्या मतलब है देखना एक बार भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होमोजाइगस कंडीशन है हेट्रोजाइगस, और इन दोनों कंडीशन में जो फिनोटाइप है वो टॉल है, लेकिन ये जो होमोजाइगस कंडीशन है इसमें क्या है, ड्वार्फ। तो ये जो टॉलनेस है होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर रही है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर रही है, तो ऐसे ट्रेट को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। लेकिन कोई ट्रेट रिसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस कर रही है, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर रही है, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर रही, तो उसको बोलते हैं हम रिसेसिव ट्रेट। अगर ये ड्वार्फनेस इस कैपिटल टी स्मॉल टी ड्वार्फ देता से, तो बेटा ड्वार्फ डोमिनेंट ट्रेट होती, लेकिन जो ड्वार्फ है वो केवल होमोजाइगस इसमें एक्सप्रेस कर रही है, इसलिए ड्वार्फनेस इज अ रिसेसिव ट्रेट, और जो टॉलनेस है वो हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस कंडीशन दोनों में एक्सप्रेस कर रही है, तो इसलिए डोमिनेंट ट्रेट को हमने क्या लिया, डोमिनेंट ट्रेट को मतलब डोमिनेंट माना है। तो किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, तो देखना जरा एक बार कुछ पॉइंट्स, बेटा फैक्टर्स हमने पढ़ लिया, एलील पढ़ लिया, होमोजाइगस पढ़ लिया, हेट्रोजाइगस पढ़ लिया। हेमीजाइगस क्या होता है? हेमीजाइगस कंडीशन कुछ ऐसी होती है, देखो जैसे ह्यूमन मेल्स एक्स और वाई, ये जो क्रोमोसोम है एक्स एक्स क्रोमोसोम अलग अलग है, एक्स क्रोमोसोम अलग है, वाई क्रोमोसोम अलग है, दोनों सेम नहीं है। जैसे क्रोमोसोम 1 सेम होगा, फीमेल्स में एक्स एक्स सेम है, एक्स और एक्स सेम है, लेकिन मेल्स में बेटा एक क्रोमोसोम ही अलग अलग हो गए, जो पेयर में एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम, इस कंडीशन को बोलते हैं हेमीजाइगस। तो हेमीजाइगस कंडीशन हमने देखा, ठीक है। सर फिनोटाइप ये पढ़ तो लिया, हेट्रो जीनोटाइप। क्या बेटा? ये तो हेट्रो ही हो गई सर। हेट्रो बेटा मैंने बोला था, हेट्रो ये क्रोमोसोम बोला, जो हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस कंडीशन थी वो जीन की थी, ध्यान रखना। होमोजाइगस कंडीशन भाई सेम, एक जीन है उसके सेम अलील है, एक जीन है उसके सेम अलील है, लेकिन ये जो कंडीशन है, करेक्टर क्या था, हाइट हाइट, जीन सेम था, लेकिन यहाँ क्रोमोसोम ही अलग हो गए, क्रोमोसोम पे तो कई सारे जीन्स होंगे, हाँ सर, ओके। ठीक है ना, तो ये हेमीजाइगस कंडीशन है।
ठीक है, तो हेमिजाइगस कंडीशन हमारी यहाँ पे हमने देख ली। ओके, फिनोकॉपी लाइक जीनोकॉपी। जीनोकॉपी हमने देखा था, तुम लोग याद करो जीनोकॉपी, ये रहा सेम एनवायरमेंटल चेंजेस। हाँ सेम जीनोटाइप बट डिफरेंट फिनोटाइप। जीनोटाइप सेम है लेकिन एनवायरनमेंट की वजह से फिनोटाइप अलग आ रहा था। फिनोकॉपी भी सेम ही है, सेम फिनोटाइप बट डिफरेंट जीनोटाइप। देखो हाँ, if different genotypes are placed in different environment condition then they produce same phenotype, then these genotypes are said to be phenocopy of each other। तो इसको थोड़ा याद रखना, थोड़ा उल्टा ही है जीनोकॉपी का। हाइब्रिड विगर और हेट्रोसिस, ये हमें पढ़ना है। सर ने इनब्रीडिंग डिप्रेशन पढ़ाया था? हाँ सर पढ़ाया था। Okay. इनब्रीडिंग डिप्रेशन अगर अपनी स्पीशीज में करते रहें तो। हाँ, तो मैं हाइब्रिड विगर पे ना थोड़ा आगे आऊंगा, अभी एक एग्जांपल लेके पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया का, इसको मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो मैं इसको अभी आगे डिस्कस करूंगा। तो सम जेनेटिकल टर्म्स हमने यहाँ पे सारा पढ़ लिया, ये पार्ट जो हमने आज डिस्कस किया था। बाकी अब हमें जो यहाँ से स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन पार्ट था आज की क्लास का। कल से जो हम पढ़ेंगे वो लॉज ऑफ मेंडल पढ़ेंगे, तो जिसमें ये सारी जेनेटिक टर्म्स यूज होंगी बेटा, ठीक है? तो मैं इसकी तुम्हें पीडीएफ फाइल तुम्हें दे दूंगा, किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है।